राम कदम जी, हम वापस महाविकास अघाड़ी के अंदर जो संग्राम जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, जो विवाद बना हुआ है, उस पर अगर हम बात करें तो राहुल लाल जी, ये राहुल गांधी को बार बार कितनी बार ये समझाना पड़ेगा कि वीर सावरकर के मुद्दे पर उनको इतनी समझाइश दी गई, शरद पवार ने समझाइश दी और ये खबरें आई थी कि वो अब इस तरह के बयान नहीं देंगे। बयान तो उनका नहीं आया, लेकिन वायनाड में जाकर जब कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में इस तरह के पोस्टर लगाए कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, जिस वजह से विवाद हुआ था। इस विवाद की शुरुआत ही वीर सावरकर पर दिए उनके बयान से शुरू होती है। तो राहुल गांधी कब गंभीरता को समझेंगे और क्या राहुल गांधी का बस अपने कार्यकर्ताओं पर भी नहीं चलता है? नहीं, बिल्कुल चलता है। चलता क्यों नहीं है? देखिए, पोस्टर कैसे लग गए? फिर पोस्टर कैसे लग गए? देखिए ना, आप पोस्टर अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया कि कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगा दिया। अनुशासनहीनता नहीं है, अनुशासनहीनता कहीं से भी नहीं है। देखिए बात है बयान की। पोस्टर तो देखिए हर तरह के पोस्टर, इसी दिल्ली शहर में हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के पोस्टर लगा देंगे, वहां पर भी कई तरह के पोस्टर लग जाते हैं। फिर पोस्टर को फाड़ा जाता है। लेकिन पोस्टर को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले सकते, इसलिए विपक्षी दलों के एकजुटता के लिए जो आपत्तियां होती हैं, अलग अलग चूंकि सारे दल है, उसको दूर किया जा रहा है, उसमें कहीं कोई स्थिति नहीं। और एक चीज अभी राम कदम जी कई गंभीर, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और कई गंभीर प्रकार की टिप्पणियां की उन्होंने। राम कदम जी देखिए, आपको जिस समय से महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, आप तो ये भी कुछ कह रहे थे कि 6 महीने के बाद ये सरकार खत्म हो जाएगी। वो सरकार तमाम आपके साथ डिबेट में लगातार रहता था राम कदम जी। 2.5 साल तो फिर भी सरकार ने चलाए। और आप अभी कह रहे हैं तो कोई मंत्री छोड़ के जाता है क्या? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका प्रयोग करके सरकार को गिरा दिया है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां नहीं सुनी। अच्छा, महाराष्ट्र में आप एक बार तो स्पष्ट कर दीजिए राहुल जी, स्पष्ट कर दीजिए कि ईडी का किस तरह से महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया गया सरकार गिराने में? तमाम लोगों के ऊपर आप नहीं बताइए ना, ईडी का आपने आरोप लगाया, बताइए आरोप बताइए, क्या महाराष्ट्र में किस तरह से इस्तेमाल किया गया? कुछ एक आध नेता का कुछ नाम बताइए, कुछ बताइए। नाम तो देखिए, इस तरह से एकदम से जो है ना, सुन लीजिए, आप लोगों ने ईडी सीबीआई के नाम जो ना हर राज्य में हर जगह पे फिट कर लेते हैं। देखिए, मतलब मुझे तो डर है कि यहाँ पाकिस्तान, युगांडा, अफगानिस्तान के चुनावों में भी इसका जिक्र कहीं ना कर दिया जाए। सरकार में जो अधिकांश लोग गए, क्या उनके ऊपर शुरुआती तौर में एक तरह से विधायकों का बहुमत जुटाने के लिए नहीं प्रयोग किया गया? नंबर राहुल जी एक बात बताइए, राहुल जी एक बात बताइए, ये तो पूरे विवाद की शुरुआत होती है वीर सावरकर पर, जो राहुल का जो विवादित बयान था, उसके बाद इस पूरे विवाद को हवा मिलती है। आखिर राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगने से वो छोटे तो नहीं हो जाएंगे? उनकी दादी इंदिरा गांधी जो थी, वो वीर सावरकर की इतनी प्रशंसक थी, सारे सबूत मौजूद हैं। अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो रिपीटेशन होगा, क्योंकि अब सब सारी जनता जान चुकी है। तो किसी अपनी गलती पर माफी मांग लें और पूरा महाविकास अघाड़ी का जो स्थिति वो ठीक हो जाएगी। दिक्कत क्या है राहुल गांधी को? नहीं, महाविकास अघाड़ी बिल्कुल एकजुट है। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताऊं। कैसी एकजुटता है जो हमें नजर नहीं आ रही, किसी को नजर नहीं आ रही? देखिए, अगर गुरु देखिए, जो इस सप्ताह की बैठक हुई, उसके पहले जो कई घटनाएं थी, वो तो संजय राउत जैसी बात हो गई कि फेविकॉल का मजबूत जोड़े, जो वैसा मजबूत जोड़े तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अडानी के मामले तो उनके बयान अलग थे, ये बात है, वो उनके बयान वहां पे अलग थे। उस जगह पे आपको लग सकता है कि उनके लाइन अलग थे, लेकिन जब बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ, तो तमाम प्रकार के कंफ्यूजन कई बार होते हैं कि संवाद के माध्यम से बहुत प्रकार के बाधाओं को आप दूर करते हैं और उन बाधाओं को बड़ी शांति के साथ उसको दूर कर दिया। पीएम मोदी की डिग्री विवाद में भी उन्होंने कह दिया। फिर अब पीएम मोदी का डिग्री का विवाद कौन पार्टी लेके चल रही थी? पीएम मोदी का डिग्री का विवाद पार्टी लेके चल रही थी। ठीक है, उन्होंने उसको गैर जरूरी मुद्दा बना दिया। उसके बाद उनके भतीजे अजीत पवार सामने आते हैं, वो इस तरह के जो बयान देते हैं, मोदी की लोकप्रियता की तारीफ करते हैं। आप पिछले 8-9 साल से जो है सारे विपक्षी दल ईवीएम चिल्ला रहे हैं। उसकी उस पूरे जो आपकी जो ईवीएम वाली बात थी, उसकी हवा अजीत पवार ने निकाल दी। देखिए, अलग अलग दल, चूंकि अलग से गठबंधन है, एक ही दल नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा, कई जगह पे आपके वैचारिक समानताएं होते हैं, कई जगह वैचारिक असमानताएं होते हैं, वो खुलकर प्रकट करते हैं। लोकतंत्र में अनुशासन का वो डंडा नहीं होता कि चलो आप कैसे अपने मन की बात कुछ कह सकते हैं। तो राम कदम जी नहीं बोल सकते। राम कदम हमारे बीच में किशोर तिवारी जी भी हैं, किशोर तिवारी जी से इस पर उनका रुख ले लेते हैं कि सावरकर के मुद्दे पर अभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी और उसके कार्यकर्ता, अभी आपने सुन लिया होगा, राहुल लाल को झुकने को तैयार नहीं है। आप वीर सावरकर को महाराष्ट्र की धरोहर मानते हैं, महाराष्ट्र का सम्मान मानते हैं। आखिर कब तक अपमान सहन करेंगे वीर सावरकर का आप लोग? नहीं, देखिए, उद्धव जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि सावरकर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कांग्रेस अगर सावरकर का अपमान करते रहेगी, मैं यही तो बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा, मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर पोस्टर लगा देते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भी राहुल की रैली। अरे भाई रुको ना, रुको। अरे महाराष्ट्र में भी बहुत सियासत हो रही है। हाँ, सावरकर पे सियासत हो रही है, विपक्ष में फूट डालने के लिए
बीजेपी बहुत आमदा है। अभी आपने सुधांशु त्रिवेदी का सुना या मेरे राम कदम का सुना कि इनको ये इन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है। नीतीश कुमार है या उद्धव जी है या केसीआर है या दीदी है या सबसे ज्यादा जो सक्रिय है वो शरद पवार जी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि 40 सीटें वो वहीं लड़ रहे जहां के मजबूत लोगों ने बीजेपी छोड़ी है। तो देखिए तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे वीर सावरकर से जुड़ा हुआ था। हम 40 सीटों पर भी बात करेंगे। आप मुझे बताइए कब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो वीर सावरकर का इसी तरह से अपमान सहन करती रहेगी? नहीं, 24 में मोदी जी को सत्ता मुक्त कर भाजपा को उनकी जगह दिखा के हम अपना निर्णय लेंगे। आप चिंता मत करो। हम वो चिंता लेंगे। अभी भाजपा या आप लोग कितना भी हमें उचकाएंगे तो हमने राहुल जी को समझा दिया। उचकाने वाली बात कौन सी हो गई? ये तो मुद्दा है ना। समझ चुके हैं, राहुल जी समझ चुके हैं। शरद पवार उस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो राहुल को समझाइश देते हैं, उद्धव जी इस बात को उठाते हैं, लेकिन फिर वही गलती कर देते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और आप लोग कुछ नहीं। मान लीजिए वीर सावरकर के नाम का इस्तेमाल सिर्फ आपने राजनीति के लिए किया है, उनके अपमान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आज यहाँ पर एक मिनट, मैं अभी बता रहा हूं कि मैं नहीं, सारे महाराष्ट्र के अंदर सावरकर जी को दैवत मानते हैं हम लोग और सावरकर के जी पे कोई वायनाड में जो हुआ उसका विरोध क्यों नहीं किया आपने? अरे भाई, पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है। ये संजय गुप्ता ने भी बोला पोस्टर को लेके छोटी छोटी बातों पे नहीं करना है। अभी तो हमारा फोकस है, मतलब सावरकर के अपमान में पोस्टर लगे वायनाड में छोटी बात है। एक मिनट मेरी बात समझ लो कि महाराष्ट्र के अंदर जो गौरव यात्रा वगैरह निकल रही, इस पर से हमें ख्याल में आ गया कि ये लोग सावरकर जी पे सियासत कर रहे हैं। इनका भी कोई सावरकर प्रेम नहीं है। सावरकर जी पे सियासत की शुरुआत किसने की? नाम पहले किसने लिया? एक मिनट मेरी बात सुन लो। बीजेपी का भी प्रेम ये कोई खास प्रेम नहीं है। 9 साल के अंदर उनको भारत रत्न नहीं दिया, वो दे देना चाहिए ना, उनका गौरव करना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं कि हमारे कांग्रेस का सावरकर का विवाद शरद पवार जी के मध्यस्थता से छूट गया है। दूसरा मतलब इसमें मध्यस्थता ये हुई है कि हम सब विरोध करेंगे और जिसको जो अपमान करना है वो अपमान लगातार जारी रखेगा, कुछ इस तरह की मध्यस्थता हुई आपकी? एक मिनट और मैं अडानी के ऊपर जेपीसी की मांग पर भी विपक्ष कायम रहेगा और मोदी जी को डिग्री तो बताना ही पड़ेगा। तो इस पे हम हमारे इस पे है और 24 में हमारी सत्ता आएगी तो पीजी की डिग्री हम निकालेंगे। और जो आज सुमित मलिक साहब ने जो कहा है वो भ्रष्टाचार पे भी इंक्वायरी होगी। भाई राम कदम साहब ने सबके पहले हमको बोला कि हमारी सरकार वसूली सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। इन्होंने वसूली के लिए 13 महीने जिस अनिल देशमुख को जेल में रखा उसकी बेल के ऑर्डर में बताया है कि उन पर कोई आरोप लगता ही नहीं। ऐसा ही संजय राउत को भी बताया है। यानी आप मुझे कह रहे थे ना ईडी, अरे ईडी के वजह से तो ये एकनाथ शिंदे हमारे आदित्य जी ने बताया कि उनके पास आके रोए थे कि मेरा जो सीए है जोशी वो छुपा बैठा है और मेरे को जो आपने आरोप लगाया उस पर राम कदम जी आप अपना पक्ष बताइए। जो आरोप लग रहे हैं ईडी के इस्तेमाल पे उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं एक मिनट राम कदम तुमसे एक सवाल करता हूँ। राम कदम मैं एक सवाल कर लेता हूँ। राम कदम एक सवाल कर लेता हूँ। अच्छा बोलिए तिवारी जी बोलिए। राम कदम को एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछिए, चलिए पूछ लीजिए, पूछिए। राम कदम जी माफी मांगते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ। जितने लोगों पे सशक्त थे, मेरी भावनाताई गौली हो गई या प्रताप सरनाइक हो गया या जिन पर गंभीर ईडी के आरोप प्रलंबित है, उसके बाद वो चैन की नींद कैसे सो रहे, सारी फाइलें कैसे बंद हो गई? जो लोग आपके पाले में आए वो वॉशिंग मशीन तरीके धुल क्यों गए? ये आपसे ये आरोप बताइए राम कदम जी, सवाल आपसे पूछा गया। इसमें से ये जो नाम दिए हैं इसमें से कौन से नाम की इंक्वायरी बंद की गई है बताइए आप, बताइए।
अधूरी जानकारी, अधूरा किसकी अध्ययन। इंक्वायरी तेज कर दी गई वही बता दीजिए आप। इंक्वायरी बंद नहीं, नहीं, इंक्वायरी आप- तेज भी तो होनी चाहिए थी ना। नहीं, एक क्या है, जो जांच वॉशिंग मशीन में एजेंसियां हो गए। हैं, अरे जवाब तो उन देने जांच दीजिए राम कदम जी एजें- को। सुन लीजिए शांति उनकी से बात। सुने। आपने कितने यही बात लड़का अमित डरा है? देशमुख जी के बारे में कितने कही। लड़का डरा है? सवा कितने लड़का साल डरा है? तक उनको न्यायपालिका ने किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया। यही बात आपने नवाब मलिक के बारे में बोली। अब 1.5 साल बेचारों की होने किडनी आ रहा खराब हो गई है, है, न्यायपालिका उनकी से तो कोई किडनी खराब हो गई, उनको खाना नहीं दे जो रहे, भी जांच हो रही अत्याचार किया जा रहा है। एक ऐसा वो मर उदाहरण जाएंगे बताइए जेल में, कि वो यहाँ जेल पर में मर न्यायपालिका ने जाएंगे। कहा है वो तो कि यहाँ जेल में पर मर ईडी जाएंगे। की ओर से, उनकी सीबीआई की हत्या ओर की से जा गलत रही है। कार्रवाई हुई है। अगर पूरे बहुत गलत देश हो में रहा है व्यापक उनसे। रूप से कहा जाए, बहुत एक गलत और हो रहा है अखिलेश उनसे। यादव मायावती के खिलाफ कहते हैं कि इन्होंने इस मामले में घोटाला किया है। मायावती कहती है अखिलेश ने किया है। केजरीवाल कहते हैं कि ममता के बारे में बोलते हैं चिटफंड घोटाले में, ममता और किसी के बारे में बोलती है। और ये सारे विपक्ष अलग अलग अपने अरे भाई, तुम हमारे भी तो बताओ। और सामने वाला हमारे साथ संजय गुप्ता भी है। हमारे साथ संजय गुप्ता भी है। बहुत देर से उन्होंने पूरे देश का बता रहे, कांग्रेस में थे महाराष्ट्र का नहीं बता रहे, पूरे देश का बता रहे। कल क्या होगा? मैं तो बता रहा हूँ, बीजेपी में शामिल लोग हैं, अनंता पुष्करना। एक नाथ शिंदे के जो इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की आवश्यकता वो नहीं। अभी 10 दलाली कर रहे लीजिए हैं, वसूली कर रहे हैं। बताइए ना, अखिलेश देश को यादव बताइए मायावती कि पे जोशी आरोप साहब करते सरकार हुए चला रहे, कहते हैं जोशी साहब सरकार चला रहे। तिवारी जी ये एक मिनट, तिवारी जी शांत हो जाइए। आरोप करते तिवारी शांत, समय राम कहते कदम जी हैं आप भी रुक जाइए। कि संजय गुप्ता हमारे साथ बहुत देर से मौजूद हैं, उनसे बहुत देर से सवाल नहीं पूछा, नाराज भी हो रहे हैं। संजय जी ये बताइए कि अगर शरद पवार, एक काल्पनिक सवाल है, अगर शरद पवार बीजेपी के साथ आते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, तो शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? के साथ नहीं जाएंगे अभी तो इस विषय में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल सा है। आपका जो ये चैप्टर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है, तो मैं कहूँगा महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक जितने भूचाल आए हैं उससे ज्यादा भूचाल तो अब क्या आएंगे। आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद जिस तरह से अपने साथियों की टांग खींचकर जिस तरह से, मतलब एक तरफ तो शरद पवार जी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से जिस तरह से काम किया, जिसके कारण शिवसेना में फूट पड़ी और फूट पड़ने के कारण आज शिवसेना दो धड़ों में बटी। दो धड़ों में बांटने के बाद आज शरद पवार जी विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। उस विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं जिस विपक्ष के पास ना तो कोई चेहरा है और ना कोई मुद्दा। मुद्दा क्या लेके आते हैं? ये मुद्दा लेके आते हैं डिग्री का। क्या ये मुद्दे आने चाहिए? मतलब क्यों नहीं आने चाहिए? नहीं, क्यों नहीं आने चाहिए? इसलिए नहीं आने चाहिए। नहीं, आपने आप इसलिए नहीं आने चाहिए। हलफनामा अब सुन लिए क्यों नहीं आने चाहिए, आपका जवाब हो गया। चुनाव आप क्लियर बता आपका सवाल आ गया क्यों नहीं आने चाहिए, तो जवाब दीजिए। बहुत देर से वो सबकी बात सुन नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए ये भी सुन लीजिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि 9 साल तक जो व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हो, जिसको देश और दुनिया मान रही हो, आज हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल लीडर उनकी डिग्री पर सवाल उठाए। मतलब उठाएंगे अगर वो मतलब किस तरह का मारते रहेंगे। अब आगे भी आइए, अब आगे भी आइए, राहुल जी बोलिए, अब आगे भी आइए, बोलने दीजिए। अब आगे भी सुनिए। आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी सवाल को उठा रहे हैं कि डिग्री डिग्री डिग्री। जिन्हें ये नहीं पता, जो ये कहते रहे हमेशा कि मैं इनकम टैक्स के अंदर कमिश्नर पद पे था। कमिश्नर पद पे आईएएस या आईपीएस लोग जाते हैं, आईआरएस कभी कमिश्नर पद पे नहीं जाते। विषय हमारा ये महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र चर्चा कर रहे दिल्ली हैं। पे। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं। समीर जी ये बताइए कि ये जो जिस तरह के 15 दिन से हम लगातार देख रहे हैं शरद पवार का रुख जो है, इसके लिए आपको क्या ट्रिगर पॉइंट क्या लगता है? क्योंकि लगातार जो पहले शिवसेना टूटी, एक मिनट जाइए मैं सवाल पूछ रहा हूँ समीर जी से, कि पहले शिवसेना का टूट होती है, उसके बाद जो शरद पवार जो पूरे राहुल गांधी के बयानों को देखते हैं, उसके बाद जो उन्होंने देखा कि किस तरह से अडानी के मुद्दे को उठाया गया, कभी डिग्री विवाद की चर्चा की गई, वीर सावरकर का नाम घसीटा गया, तो शरद पवार के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या बना इन तीनों चारों मुद्दों में से कि वो खुलकर सामने आ गए? देखिए, अब शरद पवार को मालूम है कि शिवसेना जिस हिसाब से टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना चली गई और एकनाथ शिंदे शिवसेना के सर्वेसर्वा बन गए। शरद पवार इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब इस 3 पहियों का जो गठबंधन है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का, यह महाराष्ट्र की राजनीति में
सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जहां तक एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, आप देखिए तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता कहाँ थी? इसके पहले अभी देखिए महाराष्ट्र में विधान परिषद के जो मतदान हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग किसने की थी? राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के कितने राज्यों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी? ये तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद साफ ही हो गया था। तो शरद पवार को बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि महाराष्ट्र के राजनीति में अब शिवसेना जिसके दम पर वह सरकार में आए थे, तो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन बना था वह आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साफ होगा। और आप देखिए शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी राजनीति उन्होंने शिवसेना के खिलाफ की थी, कांग्रेस ने पूरी राजनीति शिवसेना के खिलाफ की थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने तो अपनी पार्टी जो है वो विदेशी मूल के मुद्दे पर बनाई थी। 99 में जब पार्टी बनी थी विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने पीके संगमा के साथ अलग होकर तारिक अनवर, इन 3 लोगों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई थी। लेकिन अब आप बताइए अगले विधानसभा चुनाव में शरद पवार इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 300 दिनों के बाद लोकसभा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य में लोगों के बीच गठबंधन कैसे होगा? समीर, आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और जो शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो इतना कमजोर हो चुका है कि शरद पवार को उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, ये आप कहना बिल्कुल शरद पवार ये भी जानते कि मैं अकेला अपने दम पे नहीं, 1999 के साथ रहने का जितना नुकसान शिवसेना को हुआ इससे ज्यादा नुकसान तो और क्या होगा? आप मुझे बताइए, समीर को बोलिए। चुनाव में तो इनको मालूम है, आप देखिए ना 2014 के चुनाव में क्या हुआ था, पुराना घर का हार गया 2014 के समीर, राहुल देखिए, राहुल आप जब बोलते हैं तो कोई आपको टोकता नहीं है। राहुल जब आप बोलते हैं आपको टोकता नहीं है। समीर अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, हो सकता है आपके भी काम की बात हो। आज भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले अपनी दम पर 100 से ज्यादा सीटें लेके आती है और ये गठबंधन में जाके भी 50 और 55 सीट के ऊपर हफने लगते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते। तो शरद पवार को मालूम है कि अब राजनीति में अगर रहना है तो बिना भारतीय जनता पार्टी के संभव नहीं है। शिवसेना खत्म हो चुकी है, भविष्य के लिए जरूरी है। शिवसेना खत्म नहीं हुई है, शिवसेना 2 हुई है, खत्म नहीं हुई है शिवसेना, शिवसेना जाती हुई है। चलिए अभी एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर